नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 20 अस्थायी तथा स्थायी समुदाय पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे भी। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में आपको अस्थायी तथा स्थायी समुदायों के बारे में बताया जाएगा कि स्थायी समुदाय क्या होते हैं और अस्थायी समुदाय क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मध्यकाल विभिन्न राज्यों तथा जनजातियों के उदय अथवा पतन तथा इसके साथ ही बहुत सी जनजाति बस्तियों की बसावट का साक्षी रहा है। कौन सा काल? मध्यकाल। बस्तियों की बसावट की यह प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब कोई जनजाति किसी स्थान विशेष पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है। इस काल में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ गई थी, जिस कारण बहुत से लोगों ने शिल्प कला को अपना लिया। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें नगर बताया गया है कि बस्तियों की बसावट कब प्रारंभ होती है? जब कोई जनजाति किसी स्थान पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो जाती है तो वह उस स्थान को अपना लेती है, उस जगह को अपना लेती है। और क्योंकि शिल्पकारों की वस्तुएं एक ही स्थान पर बिक जाती थी, अतः उन्हें स्थान स्थान पर घूमने की आवश्यकता नहीं रही। कुछ लोग अपनी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी संलग्न हो गए थे। यानी कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो जहां पर रहते थे वहीं पर अपनी वस्तुओं को बेच देते थे, लेकिन कुछ लोग इतने सक्षम हो गए थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए सक्षम हो गए। अतः उन्हें किसी एक स्थान पर बार बार जाना पड़ता था, जिस कारण उनमें से बहुत से लोग उस स्थान पर बस गए और उसी स्थान को अपना कार्य संचालन केंद्र बना लिया। तो इसमें पैराग्राफ में बताया गया है बच्चों कि जब एक ही जाति के लोग किसी एक कला में निपुण हो जाते थे और उन चीजों को बनाना शुरू कर देते थे, तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना छोड़कर उसी स्थान पर बस जाते थे जहां पर उनका संचालन अधिक होता था, जहां पर उनकी वस्तुओं को अधिक खरीदा जाता था। जब बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तब दो प्रकार के समाज अस्तित्व में आए, बहुजातीय समाज तथा सजातीय समाज। बहुजातीय समाज किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें बहुत सारी जातियों का समावेश हो, जो बहुत सारी जातियों से बना हुआ हो। सजातीय समाज किसे कहते हैं? जो एक ही जाति से संबंध रखता हो और एक ही जाति के लोग उसमें रहते हो। तो समझ में आया बच्चों, बहुजातीय समाज किसे कहते हैं और सजातीय समाज किसे कहते हैं? चलिए अब पढ़ने जा रहे हैं हम जाति संरचना। बहुजातीय समाज में लोग विभिन्न जातियों में विभाजित थे, जिनमें से कुछ को उच्च तथा कुछ को निम्न स्तर का माना जाता था। उदाहरण के लिए हिंदू समाज पुराने समय से ही बहुजातीय समाज है, क्योंकि यह 4 वर्णों या वर्गों ब्राह्मण यानी कि पुजारी, क्षत्रिय यानी कि योद्धा, वैश्य जो व्यापार करते हैं, शूद्र श्रमिक जो कार्य करते हैं, कर्मचारी वर्ग के लोग। तो ये जाति संरचना यानी कि जो हिंदू समाज है वो 4 वर्णों में बांटा गया था, जिनमें से ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय थे। तो इनके कर्मों के अनुसार जाति के आधार पर बांटा गया था कि अगर कोई पुजारी है और वो मंदिर में पूजा करते हैं तो उनका बेटा भी अगला पुजारी ही कहलाएगा, और अगर कोई श्रमिक है
तो उसका बेटा भी केवल श्रमिक का ही कार्य करेगा। तो ऐसी कुछ सोच थी लोगों की पुराने समय में, जो जिस वर्ग का होता था, जो जिस वर्ग का कार्य करता था, उसी को उसी का कार्य दिया जाता था और अन्य किसी कार्य करने की उन्हें इजाजत नहीं दी जाती थी। प्राचीन काल में किसी एक वर्ग के लोगों को किसी अन्य वर्ग के व्यवसाय को अपनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जो पहले का समय था उस पर किसी भी व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध लगाया नहीं जाता था। उदाहरण के लिए ब्राह्मण व्यापारी बन सकता था तथा वेश्य सैनिक बन सकता था। हालांकि प्राचीन काल के अंत तक इन वर्णों में अपने स्तर को लेकर नियम निष्ठता आ गई, अर्थात कोई वैश्य या क्षत्रिय अब अपने वर्ण को परिवर्तित नहीं कर सकता था। पहले के प्राचीन समय में क्या था? प्राचीन समय में किसी भी लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता था कि जो जिस कार्य को करने में सक्षम होता था, जिस कार्य की इच्छा रखता था, वह उस कार्य को कर सकता था। लेकिन प्राचीन काल के अंत तक क्या हुआ? परिवर्तन आ गया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो जिस वर्ग का था, जिस कार्य को करता था, फिर उसके वंशज को भी आगे चलकर वही कार्य अपनाना पड़ता था। एक ऐसे समाज का निर्माण हो चुका था जो भेदभाव करने लगा था। व्यक्ति का वर्ण निर्धारण उसके जन्म से ही किया जाने लगा। वर्ण सदस्यों पर खान पान, विवाह तथा सामाजिक परस्पर क्रिया की बहुत सी पाबंदियां लगा दी गई। प्रत्येक वर्ण का अपना एक जाति कर्म था, जिनमें से कुछ उच्च तथा कुछ निम्न थे। जैसे वेश्यों में निश्चित जातियों को उच्च तथा अन्य को निम्न माना जाता था। तो लोगों की सोच कैसी हो गई थी? किसी को ऊंचा मानते थे तो किसी को निम्न मान लेते थे और उनके साथ भेदभाव शुरू हो चुका था। किसी एक वर्ण के लोग विभिन्न व्यवसायों में संलग्न थे। बहुत से व्यवसाय पारिवारिक बन गए थे। जैसे सुनार के पुत्र ने अपने पिता का व्यवसाय तथा धोबी के पुत्र ने अपने पिता का व्यवसाय अपना लिया था। इस प्रकार जाति व्यवसाय के आधार पर बन गई। तो आगे चलते हैं बच्चों, आप पढ़ने जा रहे हैं हम जाति भेदभाव। तो जाति भेदभाव क्या होता है? किसी जाति का उच्च या निम्न होना उसके व्यवसाय के आधार पर सुनिश्चित किया गया। कुछ निश्चित जाति के लोगों को उच्च श्रेणी का निर्धारित किया गया तथा उन्हें सामाजिक वर्गीकरण में ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि कुछ जाति के लोगों को निम्न श्रेणी का निर्धारित किया गया तथा सामाजिक वर्गीकरण में उन्हें निम्न स्थान प्राप्त हुआ। तो समाज कैसा बट गया था? एक निम्न में और एक उच्च में, यानी कि दो वर्गों में बांट दिया था प्राचीन काल में। कैसे कि अगर कोई अच्छा व्यवसाय करता था तो उसे उच्च माना जाता था, लेकिन कोई अगर निम्न स्तर का व्यवसाय करता था तो उसे निम्न कोटि का समझा जाता था। ऐसी उस समय के लोगों की सोच बन गई थी। यह प्रवृत्ति सभी जातियों में जारी रही तथा बहुत सी उपजातियां तथा उपजातियां अस्तित्व में आई। इन जातियों पर विवाह के साथ साथ भोजन तथा सामाजिक अंत्यक्रियाओं पर भी बहुत से प्रतिबंध लगाए गए। कुछ स्थानों में ये प्रतिबंध बहुत अधिक अनिष्ट सूचक थे, क्योंकि उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को अपने साथ मिलने जुलने तथा भोजन करने से मना करते थे। उच्च जाति के लोग सभी साधनों से संपन्न थे। उन्होंने शक्तिशाली दल बना लिया तथा जाति भेदभाव का व्यवहार करने लगे। तो प्राचीन काल में कुछ ऐसे संगठन अपने आप ही सामने उभर के आए, जिन्होंने अपनी खुद से सोच बना ली कि कोई अगर निम्न जाति में पैदा होता है तो वो अछूत होता है, उसके हाथ का खाना नहीं चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए, उससे मिलना नहीं चाहिए, उससे जुलना नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों की सोच बन गई जिससे जातिवाद अधिक बढ़ चुका था। जाति भेदभाव के परिणाम स्वरूप भारत में अस्पृश्यता का प्रचलन प्रारंभ हुआ। जब किसी व्यक्ति को अस्पृश्य माना जाता था तो
तो उसे अन्य लोगों के साथ मिलने जुलने का सार्वजनिक स्थानों जैसे घाट या अन्य पूजा स्थलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती थी। कभी कभी वे इतने अशुभ समझे जाते थे कि लोग उन्हें छूने या बात करने से भी बचते थे। उत्तर मध्यकालीन समाज में इन अस्पृश्य लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। ये आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि किस तरह से लोगों के साथ प्राचीन काल में व्यवहार किया जाता था। जो निम्न वर्ग के लोग होते थे उन्हें घड़े से पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी उन्हें पूरी साड़ी पहनने तक की अनुमति नहीं थी। उन बच्चों को स्कूलों में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, विद्यालयों में जाने तक की अनुमति नहीं थी। उन बच्चों का किसी पर अगर साया तक पड़ जाता था तो वह भी व्यक्ति अपने आप को अछूत समझने लगता था और उसके लिए निम्न उपाय भी करना शुरू कर देता था। तो चलिए बच्चों, तो इस तरह के जब व्यवहार इंसान के साथ होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि उस समाज की क्या दशा हुई होगी। जनजाति तथा खाना बदोश संरचना। सजातीय समाज अपने सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करता था। ऐसी स्थिति जनजाति तथा खाना बदोश के साथ थी। हालांकि इनमें से कुछ लोग नेता अथवा मुखिया बने और इस तरह उच्च व निम्न प्रक्रिया प्रारंभ हुई, किंतु ये बहुत छोटे पैमाने पर रहा। अभी तो इससे ज्यादा और होने वाला था भेदभाव। अभी तो आपने कम ही पढ़ा है, अब आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार का व्यवहार एक मनुष्य ने मनुष्य के साथ किया। अब आता है राज्य गठन। जब सजातीय समूह के लोग किसी एक स्थान पर बस जाते हैं तब राज्य गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब एक ही जाति के लोग एक ही स्थान पर बस जाते हैं तो वह एक ही जाति का समूह होता है जिसे सजातीय समाज कहा जाता है। प्रारंभ में लोग सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करते थे, किंतु शीघ्र ही ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होती है कि कुछ लोगों को आगे बढ़कर समूह का नेतृत्व करना पड़ता है। सामान्यतः एक प्रभावशाली अथवा वरिष्ठ व्यक्ति समूह का नेता बनता है। वह बहुत सी जिम्मेदारियों तथा शक्तियों का निर्वाह करता है, जैसे वह समूह के विवादों का निपटारा करता है तथा दोषियों को सजा देता है। वह समूह के सदस्यों को स्वयं के लिए सुविधाएं जैसे कुआं आदि का निर्माण तथा समुदाय कार्य उपलब्ध कराने में मार्गदर्शन करता है, क्योंकि यह समूह विस्तृत होता है जिसमें बहुत से लोग शक्तियां धारण कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण शक्तिशाली वर्ग अस्तित्व में आ जाता है। तो इस पैराग्राफ में बताया है बच्चों कि जब एक जनजाति के लोग एक स्थान पर अपना निवास बना लेते हैं तो वह समाज सजातीय समाज कहलाता है और उस सजातीय समाज में से ही फिर कुछ वरिष्ठ व्यक्ति उसके नेता बन जाते हैं जो उनके लिए सार्वजनिक कार्य करने लगते हैं, जो उनके लिए ऐसे कार्य करते हैं जिससे उस समुदाय के लोगों को, उस समाज के लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। किसी जनजाति के लोग विभिन्न कारणों जैसे राजनीतिक, भौगोलिक, व्यापार या अन्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बहुत से उदाहरण हैं जिनमें देखा गया है कि इन्हें उपजाऊ तथा संपन्न स्थानों ने अधिक आकर्षित किया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि लोग भारत के उत्तरी मैदानों में आकर बस गए हैं। जब ये लोग बड़ी संख्या में आकर बसते हैं तो वहां के स्थानीय लोगों को प्रभावित करते हैं और ठीक इसी तरह वे भी इन स्थानीय लोगों से प्रभावित होते हैं। वे स्थानीय लोगों की संस्कृति व परंपरा को अपनाते हैं तथा बदले में स्थानीय लोग भी इनकी संस्कृति एवं परंपराओं से प्रभावित होते हैं। तो इस पैराग्राफ में बच्चों बताया गया है कि अगर किसी जनजाति के लोग
अपना स्थानांतरण करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर होते हैं, तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं और व्यापार संबंध भी कारण हो सकते हैं। और जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर बस जाते हैं तो दूसरे लोगों की संस्कृति और परंपराओं को भी धीरे धीरे अपना लेते हैं। इनकी भारत में बड़ी संख्या में जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ हिमाचल प्रदेश की गद्दी, नागालैंड की नागा, उत्तर पूर्व भारत की खासी, मध्य भारत की गोंड, पंजाब की खोकर व गक्खर, असम की अहोम आदि हैं। तो ये कुछ जनजातियों के नाम थे जो उनके राज्यों में से होती हैं। अब है बच्चों, आगे चलते हैं। यह वहां पर बसने वालों की संख्या तथा महत्व पर निर्भर करता है कि वे किसी स्थान को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे गोंड जनजाति के लोग विशाल क्षेत्र में बसे, लेकिन समय समय पर कुछ छोटे राज्यों के निर्माण के अतिरिक्त वे राजनीतिक क्षेत्रों में भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सके। जबकि अहोम जनजाति के लोग एक स्थान पर बसे तथा राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर एक राज्य की स्थापना तक की। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों के बल पर अपने समाज का परिवर्तन कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने समाज को पतन की ओर ले जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आज आपने पाठ 20 का प्रथम भाग पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम इससे अगला भाग आपको पढ़ाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और सुनें। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।